लास्ट क्लास कौन सा रूल नंबर पे थे? लेट मी जस्ट नो इफ यू रिमेम्बर, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आई थिंक रूल नंबर 10 तक हो गया था आपका। ओके, तो यस, रोल नंबर 10 तक आपका हो गया था, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दैट। 10 में अगर आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर मैं रूल नंबर 11 से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट वाया you can write it in the chat box or just raise your hand. Okay, so rule number 11 says here कि यहाँ पर जो आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे enjoy हो गया, apply हो गया, resign हो गया, ठीक है, ये सारे आपके ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब या वो काम जो आप खुद पे करते हैं, ठीक है, जो आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो वो सेंटेंस मैं खुद के लिए बना सकती हूँ, या कोई मेरे ऊपर ये सेंटेंस बोल सकता है। दैट मीन्स द मेन वर्ब वुड बी डन ऑन मी बेसिकली, ठीक है, लाइक आई एम एंजॉइंग, तो ये जो वर्ब है, मेरा एंजॉय करने का जो वर्ब है वो मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है। या फिर माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, तो वो जो वर्ब है, ठीक है, वो मुझ पे प्राउड कर रही है, यानी कि एग्जैक्टली इट वाज नॉट समथिंग जो कुछ काम नहीं हो रहा है बेसिकली, बट यहाँ पर जो भी वर्ब किया जा रहा है वो एक सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे किया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन पे किया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, जो काम आप किसी पर्सन पे करते हैं, जो आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमेशा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, या फिर आर सेल्फ एंड देमसेल्फ। ये सारे आपके ट्रांजिटिव प्रोनाउन, सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा उस जगह रहेगा जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब रहते हैं, ठीक है। जहां पे भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब प्रेजेंट है, वहां पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस सेंटेंस में यूज होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर जबरदस्ती आपको ये जबरदस्ती आपको वहां पर लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगेगा, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव वर्ब मैं और एक बार समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका और एक तरीका है याद रखने का कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में समटाइम्स ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स आर सिमिलर, ठीक है। जैसे इफ आई एम सेइंग आई एम अ प्राइड पर्सन, ठीक है, इसका मतलब कि आई एम अ प्राउड पर्सन या फिर आई एम अ प्राउड पर्सन, तो उसमें क्या होगा कि मैं ही सब्जेक्ट भी हूँ इस सेंटेंस में और मैं ही ऑब्जेक्ट भी हूँ, ठीक है। तो जब मैं ही ऑब्जेक्ट रहूंगी उस केस में, जब मुझे खुद पे रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि जो वर्ब है वो मुझे खुद पे ही रिफ्लेक्ट करना है, इसीलिए वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लें, शी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है, शी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग, तो यहाँ पर रिमूव्ड नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी रिमूव्ड होगा, पर ये सेंटेंस जो है ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कैसे होगा? शी रिमूव्ड हरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, उसने खुद को रिमूव कर दिया मीटिंग से, ठीक है। उसने रिमूव किया, किसको रिमूव किया? खुद को रिमूव किया, यानी कि सब्जेक्ट भी वही है इस सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट भी वही है, जो काम कर रहा है वो भी शी ही है और जिस पे काम का इफेक्ट पड़ रहा है वो भी शी ही है, ठीक है। तो उस केस में आपका यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रहा है, रिमूव्ड जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, यानी कि हरसेल्फ
आपका अकॉर्डिंग टू योर शी यहाँ पर यूज हुआ है, तो फीमेल के लिए जो लगना चाहिए वो प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वही आपका herself यूज होगा यहाँ पर। तो शी रिमूव्ड herself फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू दिस पॉइंट। 11 नंबर रूल आपका इतना ही है कि whenever you are using any transitive verb, ठीक है, जहां पर काम जिस पे हो रहा है उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वहां पर आप प्रोनाउंस अगर यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ। ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12, वर्ड्स लाइक who donate the subject and whom is used for the object। यानी कि अगर आप सेंटेंस में who यूज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अगर whom यूज कर रहे हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। ठीक है, सेंटेंस में अगर who यूज हो रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, whom यूज हो रहा है तो आपका who यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट है, whom यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा तो who इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का मतलब कि जो काम कर रहा है उसके लिए वो सब्जेक्ट लगाया जा रहा है। हु गेव यू दैट बैग, तो किसने वो बैग आपको दिया। सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी पाने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है फॉर्म हुआ है। तो हु गेव यू दैट बैग का हमेशा आंसर आपका कोई नाउन होगा, राइट। तो नाउन आपका हो सकता है कि प्रॉपर हो सकता है कि कॉमन हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो कॉमन ही होगा, कॉमन नाउन होगा। दैट गर्ल या दैट बॉय लिख सकते हो अगर आप नहीं जानते हो, या स्ट्रेंजर लिख सकते हो। अगर आप प्रॉपर नाउन लिखोगे तो माय फ्रेंड हुज नेम इज दिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन या फिर कॉमन नाउन आंसर आएगा। तो उस केस में आपका हु जो है ये सब्जेक्ट डोनेट करता है। He saw the face of those whom he loved at his birthday party। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर whom क्या हुआ? whom आपका ऑब्जेक्ट हुआ। किसने देखा किसका फेस? ठीक है, she ने देखा whom का फेस। whom कौन है? वो लोग जो उसके बहुत करीब हैं, जो उसके बहुत नजदीक हैं। हो सकता है उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। ये सारे लोग उसके बर्थडे पार्टी में प्रेजेंट थे। इट्स अ प्रेडिकेट nominative which means that a noun is the predicate that remains or refers to the sentence's subject। ठीक है, this is who I am। ठीक है, नॉमिनेटिव प्रेडिकेट नॉमिनेटिव का मतलब ये हुआ कि आप जो है यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन सा नाउन यहाँ पर होगा। जैसे कि मैंने कहा हु गेव यू दैट बैग। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा जो हु है, ठीक है, हु का आंसर हमेशा एक नाउन होगा, प्रॉपर नाउन या फिर कॉमन नाउन। अगर आप नहीं जानते हैं कि किसने दिया आपको वो बैग या किससे आपने वो बैग लिया, तो यहाँ पर यू इज द सब्जेक्ट। यहाँ पर यू जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। हु गेव यू दैट बैग। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, ठीक है, ये हमेशा सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का है, जो सब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज हु आई एम, ये हमेशा ही प्रिडिक्ट करता है या रीनेम करता है। रीनेम करना मतलब कि अगर मैं खुद के लिए ये यूज कर रही हूँ तो हु भी मेरे लिए ही यूज हो रहा है सेंटेंस में। दिस इज हु आई एम, तो यहाँ पर आई भी यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और हु जो है यहाँ पर मुझी को रेफर कर रहा है। दिस इज हु आई एम। ठीक है, whom is the object pronoun which is pronoun that reflects the action of the verb। ठीक है, who जो है वो एब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कर रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए लगाया जाने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि whom जो है वो उस पर्सन को रेफर करेगा जिसके ऊपर एक्शन करने वाले का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैंने कोई एक्शन किया तो उसका इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है उसको हम whom से रेफर करेंगे। उसके लिए हम whom ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब दैट इज
ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का मतलब अगर वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट जैसा यूज कर रहा है तो whom should I call, ठीक है, किसे मुझे कॉल करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, वो काम किसके ऊपर करना चाहिए या वो काम किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो whom यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। फ्रॉम whom डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन। फ्रॉम आपका प्रपोजिशन है, ठीक है, किससे आपको ये इंफॉर्मेशन, किससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन आपने ली है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो इंफॉर्मेशन किससे आपको मिली। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ, ठीक है, किससे पास ऑन हुआ, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन पास ऑन होने का यहाँ एक्शन हो रहा है या काम किया जा रहा है, और किसने वो पास ऑन किया, वो आपका फ्रॉम होम, ठीक है। फ्रॉम यहाँ प्रपोजिशन यूज हुआ है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन लिखा गया है। होम आका अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ है, तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। अंडरस्टूड। रूल नंबर 13, एट एनी पॉइंट अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के या हैंड रेज करके बता दीजिए दैट देयर इज समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। Rule number 13, if two or more singular nouns are collected by either or, neither nor, and या फिर और, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने आइदर और का यूज किया है, नाइदर नॉर का यूज किया है, एंड का यूज किया है या फिर और का यूज किया है, तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर लगेगा। हमारा जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आइदर सीता और रीता विल गिव देयर स्कूटी। आइदर सीता और रीता विल गिव हर बुक। आइदर और यूज करने का मतलब क्या हुआ। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज आइदर और नाइदर नॉर, ये दोनों हमेशा यूज होते हैं जब आपके पास ऑप्शन जो है, जब आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ दो ही है। जैसे यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, या तो आपको बुक सीता देगी या फिर रीता देगी, उसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो दो ऑप्शन जब आपके पास रहते हैं उस केस में आप आइदर और का यूज करते हैं जब दोनों में से एक चूज होना होता है या करना होता है। नाइदर नॉर का यूज करते हैं जब दोनों ही ऑप्शन में से आपको कोई ऑप्शन चूज नहीं हो पाएगा या फिर नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए सीता रीता दोनों ही आपको बुक नहीं देंगे तो नाइदर सीता नॉर रीता विल गिव यू हर बुक, ठीक है। तो इसका यहाँ पर यूज हमेशा याद रखिए कि आइदर और अगर हो या फिर नाइदर नॉर हो, वो हमेशा तभी यूज होगा जब आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, मान लीजिए कि आपके पास चाय और कॉफी दो ही ऑप्शन है, ठीक है, या तो चाय बनेगी या फिर कॉफी बनेगा, ठीक है। तो इफ आई विल आस्क कि आइदर यू कैन हैव अ चाय और कॉफी, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है जिसमें से एक मैं चूज कर सकती हूँ। नाइदर आई लाइक कॉफी नॉर चाय, इसका मतलब ना तो मुझे कॉफी पसंद है ना ही चाय पसंद है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि आपके पास ऑप्शन दो ही रहते हैं इन सभी में। एंड और आपको पता है कहाँ यूज करना है, एंड जब आप दोनों को ही ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब सीता एंड रीता आर गोइंग टू विजिट द पार्टी, ठीक है, यानी कि दोनों ही उस पार्टी में जाएंगे। सीता और गीता या सीता और रीता विल बी कमिंग टू विजिट द बुके, यानी कि बुके को लेने के लिए, बुके को देखने के लिए बुके के पास वहां पर या तो सीता जाएगी या फिर रीता जाएगी, दोनों में से कोई एक, ठीक है। एंड मतलब दोनों वही काम करेंगे और मतलब दोनों में से कोई एक वो काम करेगा। आइदर और नाइदर और आपका
नाइदर नॉर आपका 2 ऑप्शंस के लिए चूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऑप्शन 2 से ज्यादा है, इन दैट केस अगर आपको अफर्मेटिव यानी कि ऑप्शंस में से कुछ चूज करना है तो आप ऑल यूज कर सकते हैं। ठीक है, all the drinks that are available that include tea, coffee, cold drink and some shakes, ठीक है, you can choose any one of them। ठीक है, तो यहाँ पर all drinks हो गया जितने भी वहां पर included थे। अगर आपको कोई चूज नहीं करना है, none of the drinks are of my liking, यानी कि जितने भी ड्रिंक्स हैं वो मुझे नहीं पसंद है। ठीक है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, नेगेटिव केस में नन लगाना है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव केस में ऑल लगाना है। अगर आपके पास ऑप्शन 2 से ज्यादा है, उसके भी बहुत सारे रूल हैं, आपको नीचे मिल जाएंगे। आइदर और नाइदर नॉट के लिए हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन हमेशा 2 ही होते हैं। ठीक है, so moving on to the next rule, rule number 14, when a singular and a plural noun are joined by or nor, the pronoun must be plural। जब एक सिंगुलर नाउन को या फिर और एक प्लूरल नाउन, ठीक है, 2 नाउन साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, एक उसमें से सिंगुलर है, एक उसमें से प्लूरल है, उस केस में आपका जो प्रोनाउन यूज होगा, उस केस में आपका जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, प्लूरल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भले आप 2 ऑप्शंस में से कोई एक चूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास 2 हैं और जिसमें से एक प्लूरल है। ठीक है, तो हम ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा ज्यादा की तरफ बढ़ता है। तो प्रोनाउन जो है यहाँ पर क्योंकि एक प्लूरल है तो उसी केस में हमेशा प्लूरल जहाँ पर भी लग गया आपके सेंटेंस में, भले वो ऑप्शन में हो, भले वो एक चूज करना हो, भले वो नहीं चूज करना हो, उसके बावजूद आपका अगर ऑप्शन में प्लूरल है तो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल ही लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर दोनों में से 2 ऑप्शन जो हैं, एक सिंगल है एक प्लूरल है, उसमें से सिंगुलर भी चूज हो रहा है या सिंगुलर के बारे में भी सेंटेंस लिखना है, स्टिल इट कंटेन्स अ प्लूरल नाउन विद इट, तो इसी वजह से उसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, तो आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी नहीं होगा, आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी होगा। अंडरस्टूड? इफ देयर इज एनी डाउट देन जस्ट लेट मी नो। ओके, rule number 15, words like whose is used for living person and which is used for lifeless object। whose और which दोनों ही आपके possessive pronouns है। possessive pronoun का मतलब कि जब आप किसी से रिलेशन बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल he is my best friend and this belongs to him। ठीक है, दिस बुक बिलोंग टू हिम, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये किताब उसकी है। तो ही से पता चल गया आपको कि वो पर्सन मेल है। अब मेल है तो उसके लिए मैंने पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज किया, हिम यूज किया। ठीक है, शी गोज टू माई कॉलेज एंड शी दिस इज हर क्लास। ठीक है, वो मेरे कॉलेज में जाती है, ठीक है, और ये उसकी क्लास है। तो शी इज अ फीमेल पर्सन रेफरिंग टू हियर, यहाँ पर इसके लिए हर पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। अगर कोई यहाँ पर आप अगर हु यूज होता है, जैसे आपका हुम यूज होता है, ठीक है, उसी केस में अगर हुज यूज होगा, ठीक है, इफ यू वांट टू क्वेश्चन, ठीक है, हुज क्लास इज दिस, ठीक है, हुज बुक इज दिस, इसका मतलब कि यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो हमेशा लिविंग पर्सन रहेगा। ठीक है, या तो अगर आप जानते हैं तो किसी प्रॉपर नाउन का नाम वहां पर आएगा। ठीक है, जिस भी पर्सन का नाम होगा वो प्रॉपर नाउन आएगा, या फिर अगर आप नहीं जानते हैं तो कॉमन नाउन, गर्ल, बॉय, मेन, वुमेन,
इस टाइप के आंसर भी आपके हो सकते हैं पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता उस गर्ल का नाम क्या है जिसकी ये किताब है, ठीक है, तो इफ आई एम आस्किंग यू हुज बुक इज दिस, तो आप क्या पूछोगे? दैट गर्ल हु वाज सिटिंग बिसाइड मी इन लास्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर दैट गर्ल भी जो है आपका, वो भी कॉमन नाउन ही है। ठीक है, अगर उसका नाम आपको पता रहता तो आप नाम बोलते, विच वुड बी हैव बीन प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर हुज का आंसर मोस्ट ऑफ द केस आपका प्रॉपर नाउन होता है, बट इफ यू डोंट नो दैट पर्सन, तो उस केस में आपका कॉमन नाउन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन विच का जो आंसर होता है, ठीक है, इफ आई एम आस्किंग हुज बुक इज दिस, उसका मतलब कि वो किताब किसके किससे बिलोंग करती है। ठीक है, किसकी है वो किताब, वो पर्सन जिसकी वो किताब है, जिसके पास वो किताब रहती है, जिसने वो किताब खरीदी है, या जिसको वो किताब मिली है। ठीक है, जिस द पर्सन हु, इन शॉर्ट द पर्सन हु पोजेस दैट बुक। ठीक है, जिसका वो पोजेशन है बुक, तो उसका आंसर वो पर्सन का नाम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि विच बुक इज दिस, इसका मतलब कि मैं बुक के बारे में पूछ रही हूँ, ये कौन सी किताब है, इस किताब का नाम बता सकते हो उसमें, इस किताब ये कौन से टाइप की किताब है। ठीक है, एजुकेशनल किताब है, या नॉवल है, या शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, या फिर पोइट्री कलेक्शन है, उस टाइप का जो भी इस किताब के बारे में जो इंफॉर्मेशन आप मुझे दे सकते हैं, वो उस क्वेश्चन के आंसर में देंगे। विच इज दिस बुक, ठीक है, हुज इज दिस बुक, इन दोनों का आंसर में डिफरेंस यही है। हुज इज दिस बुक का आंसर हमेशा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। 90% 99% ऑफ द केसेस प्रॉपर नाउन होगा। 1% केस दैट इट कुड बी अ कॉमन नाउन, जब आपको उस पर्सन के बारे में नहीं पता है। विच इज दिस बुक का आंसर होगा, बुक का नाम हो सकता है, बुक के राइटर का नाम लेकर आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की ये किताब है। ठीक है, तो वहां पर दिस इज वन ऑफ द कलेक्शन फ्रॉम एनी राइटर नेम यू कैन राइट। ठीक है, ऐसा भी आंसर, आप वेग आंसर आप दे सकते हैं, बट विच बुक इज दिस में आपको बेसिकली इसका नाम बताना है, किताब का नाम बता सकते हो। ठीक है, या किस टाइप की किताब है ये बता सकते हो। तो विच और हुज में इतना ही डिफरेंस है कि हुज मतलब, हुज जब क्वेश्चन हो रहा है तो आप किसी लिविंग पर्सन के बारे में रिप्लाई कर रहे हैं, विच अगर क्वेश्चन हो रहा है तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में रिप्लाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके। 16 में रूल नंबर 16 में कह रहा है कि वर्ड्स लाइक ईच अदर is used when there are two subjects and objects and one another when there are more than two। ठीक है, each other जो होता है, ठीक है, जैसे if I'm saying कि for example if I'm taking two names, ठीक है, रीता and सीता do not like each other, मतलब यहाँ पर दो पर्सन है जिनके बारे में कुछ बात हो रही है और एक दूसरे के ऊपर कुछ उनका बिहेवियर है जो ऑब्जर्व हम करके बता रहे हैं। ठीक है, all these class students support one another। ठीक है, all the students support one another, मतलब in this class, in this particular class, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। in this class all students support one another। ठीक है, each other नहीं होगा यहाँ पर। देखिए कॉमन लैंग्वेज में आई हैव टोल्ड यू प्रायरली ऑल्सो, कॉमन कॉन्वर्सेशन में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि एक से ज्यादा भी या दो से ज्यादा आपके सब्जेक्ट रहे, उसके बावजूद आप ईच अदर का यूज करते हो सेंटेंस में, जबकि ग्रामेटिकली रूल्स के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। ईच अदर इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज ओनली 2। जब दो से ज्यादा हो जाए आपके सब्जेक्ट, देन उस केस में आप रिलेशन बताने के लिए या रिलेटिव भी लगाने के लिए वन अनदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो राम एंड रीता लव ईच अदर, those 6 students who are sitting there love one another। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो।
ये रूल इतना हार्ड नहीं है, जस्ट व्हाई इट इज यूज और किस तरह यूज किया जा सकता है एक बार समझ लेना है आपको। Okay, rule number 17. When a pronoun refers to a collective noun, it must be a singular number, and in the neuter gender, if the collective noun is viewed as a whole, but if it gives an idea of different identities, plural pronoun is used. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो कलेक्टिव नाउन है उसमें एक ही जेंडर का बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जो जेंडर अगर पूरे एक ग्रुप में सिर्फ लड़के हैं तो उनके लिए जब आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट आप जेंडर मेल पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर रह सकता है जब आपका पूरा जो ग्रुप है, जो टीम है, वो पूरी एक साथ मिलके कुछ काम कर रही है, एक साथ कुछ डिसीजन ले रही है, एक साथ खेल रही है या कुछ भी कर रही है, तो उस केस में आपका कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर हो जाएगा। तो जब सिंगुलर होगा तो उसके लिए जब आप प्रोनाउन लगाएंगे, अगर पूरे कलेक्टिव नाउन में एक ही जेंडर है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा जेंडर है, ठीक है, मान लीजिए कि मेल फीमेल दोनों हैं आपकी टीम में, तो उस केस में आप प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। प्लूरल मतलब देयर यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, देम यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर है द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, यहाँ पर ज्यूरी जो है ये एक होल की तरह यानी कि सिंगल आइडेंटिटी ले रही है, सिंगुलर नाउन ले रहे हैं, ठीक है। इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल comprising the whole, the pronoun standing for it must be plural. The jury were divided in their opinion, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि सिंगुलर जब ले रहे हैं तो सिंगुलर वाला प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है, और जब प्लूरल ले रहे हैं तो प्लूरल वाला प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल इसीलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि आपको हो सकता है कि आइडिया नहीं हो कि ज्यूरी में एक ही जेंडर है या नहीं जेंडर है, तो उस केस में आप जेंडर न्यूट्रल लगाएंगे, यानी कि ना ही मेल का लगाएंगे ना ही फीमेल का लगाएंगे, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल जो रहते हैं सिंगुलर आपके ऑब्जेक्ट कह सकते हो या फिर जिसका आपको मेल फीमेल नहीं पता रहता है, तो जेंडर न्यूट्रल आप लगाएंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन के लिए, वही आप यहाँ पर यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन के लिए जब आपका कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। जब आपका कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह यूज हो रहा है तो आप प्लूरल वाला नाउन लगाएंगे। आई होप देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग एनी मैटर। तो rule number 18 says if pronouns of different person are to be used together in a sentence, the series order of person should be, यहाँ डिफरेंट पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से है, ना कि अलग अलग लोगों से, ठीक है। अलग अलग लोगों से नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन जिसने ये सेंटेंस बोला, सेकंड पर्सन जिसको ये सेंटेंस बोला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में ये सेंटेंस बोला, जो या फिर जो इस सेंटेंस में इंक्लूडेड है, ठीक है। बोथ द केसेस थर्ड पर्सन वही रहता है जिसने ना सेंटेंस बोला ना इस सेंटेंस को डायरेक्टली सुना, ठीक है, वो थर्ड पर्सन है विच इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस। तो सेकंड जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपके तीनों हैं तो उस अकॉर्डिंगली आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा तीनों के लिए। तो तीनों के लिए जिस ऑर्डर में आप प्रोनाउन लगाएंगे वो ऑर्डर होगा आपका, पहले आप सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन इन जनरल सेंटेंस, ठीक है। अगर आपने कोई सेंटेंस है बनाना जिसमें आपको सॉरी बोलना है या आपका मिस्टेक जो है, ठीक है, सॉरी बोलना है या फिर आपको कोई भी रिग्रेट है, इस चीज का कोई फॉल्ट है, वो सारी चीजें बनानी है, तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। इसको रूल 1 2 3 कहा जाता है। 1 2 3 मतलब जहाँ पर कोई आप इंक्लूडेड हैं उस चीज में जहाँ किसी की गलती हो रही है या फिर आप माफी मांग रहे हैं,
ठीक है, आई एम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर आई है पहले लगा क्योंकि एक ही है, इसीलिए आई सबसे आगे लगा, लेकिन आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली आपका जो यहाँ पर प्रोनाउन है वो लगेगा। अगर कोई जनरल सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल यू, हिम एंड आई हैव टू गो टू द पार्टी। ठीक है, अगर सिर्फ एक पार्टी करके पार्टी के लिए आप जाने के लिए वहां पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस जनरल सेंटेंस में ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप सॉरी बोलने के लिए बोल रहे हैं, ना ही आप अपना कोई फॉल्ट बता रहे हैं। तो जनरल सेंटेंस में क्या होगा कि यू, हिम एंड आई मस्ट गो टू द पार्टी। ठीक है, तो इसका जो जनरल सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा, उसमें सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये आपका जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर आपके स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर, उसमें ये कह रहा है कि आप कोई फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, सॉरी बोल रहे हैं, तो उस केस में आपको फर्स्ट पर्सन पहले रखना है, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, let's take a look at the example. You, he and I have finished the work. ये जनरल आइडिया है। I, you and he are to appreciate it. Confession of appreciation is expressed. यहाँ पर देखिए confession है, ये यहाँ पर अप्रिशिएटेड के आगे कुछ लगना चाहिए था। ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि किस चीज के लिए आप अप्रिशिएट करने चाहिए या आपका कोई जिस चीज का आपने फॉल्ट निकाला है या कुछ भी काम किया है वो रेफर यहाँ पर करना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पर जो है इसमें लाइन दिखाई दे रही है। ये सेंटेंस जो है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट यही आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, या फिर जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। ठीक है, इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर रहेगा व्हेन यू आर कन्फेसिंग एनी मिस्टेक या फॉल्ट, या फिर आप सॉरी कह रहे हैं, तो उस सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर रहेगा। Rule number 19 are words like some is used in affirmative sentences to express quality or degree. Any is used in negative or interrogative sentences. यानी कि some और any वाले जो words होते हैं, ठीक है, some जैसे जो वर्ड होते हैं उन्हें आप यूज करते हैं अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जो जनरल सेंटेंसेस होते हैं उस टाइप के सेंटेंसेस में आप यहाँ पर सम यूज करते हैं। इफ यू आर यूजिंग एनी आप तभी यूज करेंगे जब आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव रहेगा या फिर इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूं कि I have some ideas how to solve this problem. ये आपका affirmative positive sentence। ठीक है, negative मतलब do you have any idea what you have done? ठीक है, ये interrogative। ठीक है, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तो do you have any idea what you have done? Negative statement में क्या हो जाएगा कि I don't have any idea। ठीक है, ये आपका negative statement हो गया और interrogative। तो इन दोनों केस में आप any यूज करेंगे, और जहां पर अफर्मेटिव रहेगा यानी कि पॉजिटिव रहेगा तो उस केस में आप सम जैसे वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई शैल बाय सम मैंगोज, आई शैल नॉट बाय एनी मैंगोज, और हैव यू बॉट एनी मैंगोज। ठीक है, तो यही आपका केस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि सम जो है, ठीक है, सम जो है वो इंटेरोगेटिव में भी यूज हो सकता है। Will you please give me some water? ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, कि will you give me some time? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो आपका कोई ऑफर आया, ठीक है, कि हम आपको इतना ऑफर कर रहे हैं, when will you able to join? तो यू विल, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि यस आई कैन जॉइन इमीडिएटली। अगर कोई इश्यू है जिसको आपको बात करना है, घर पे बात करनी है, या फिर
जहाँ पहले काम कर रहे थे उनसे बात करनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि will you give me some time so that I can think and then reply to your offer। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी जहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू, उस केस में आप सम यूज करते हैं। ठीक है, एंड रूल नंबर 20 says the use of words like few, a few and the few should be used with care। ठीक है, they denote number, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स अगर आप बोले, ठीक है, तो जहां पर आप नंबर ऑफ थिंग्स रेफर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जिस सब्जेक्ट के बारे में या जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप बोलना चाहते हैं वो काउंटेबल है इस तरह से, तो उस केस में आप फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू यूज करते हैं। Few means not many, or we can say almost nothing, and a few signifies positive and means at least, some at least। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, नेग्लेक्टेबल है एक तरह से, लेकिन बिल्कुल खत्म भी नहीं है, थोड़ा सा एटलीस्ट आपके पास है। द फ्यू जो है ऑन द अदर हैंड मीन्स वट एवर देयर इज। द फ्यू का मतलब कि कुछ भी, जो भी आपके पास है वही चीज उतनी ही चाहिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अ फ्यू वुमेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। क्यों? यहाँ पर इनकरेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि अ फ्यू यूज होता है पॉजिटिव के लिए, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि सम एटलीस्ट, कुछ तो है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? फ्यू वुमेन आर फ्यू फ्री फ्रॉम फॉल्ट। ठीक है, जो मीनिंग कन्वे करना चाहता है आपका राइटर, वो मीनिंग आपका कन्वे हो रहा है फ्यू से। ठीक है, here the sense is negative and thus we cannot use a few। ठीक है, इसके मैं और एग्जांपल नेक्स्ट क्लास आपको ले आऊंगी कि फ्यू और फ्यू और द फ्यू कहाँ पर यूज होना है। अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है या फिर ये चीज नहीं आपको सेंटेंस में फॉर्म करने आ रही है, तो बस एक चीज याद रखिएगा कि फ्यू का मतलब होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग है। अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आई वुड लाइक टू गिव अ फ्यू एग्जाम्पल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अ फ्यू यूज हो सकता है। द फ्यू का मतलब होता है कि जो भी आपके पास है। ठीक है, गिव मी द फ्यू मनी, गिव मी द फ्यू पेपर्स दैट यू हैव। ठीक है, जितने भी पेपर आपके पास बचे कुछ हैं वो मुझे भेज दीजिए। तो बचा कुचा कुछ अगर आपको चाहिए होता है या बचा कुचा के बारे में अगर आपको कुछ बात करनी होती है, तो उस केस में आप द फ्यू यूज करते हैं। बच्चे, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी। देयर आर जस्ट आई थिंक जस्ट 10 रूल्स मोर लेफ्ट। ठीक है, एक क्लास में और खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज भी है, वो भी आपको सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट में देनी होगी। ठीक है, so don't worry about that। if you want you can take the screenshots for the revision। जब तक मैं नहीं दे रही हूँ उसके लिए तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट आर लेफ्ट। कौन से असाइनमेंट है बच्चे? मैंने तो कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, किसी और टीचर का असाइनमेंट बचा है क्या? आई हैव नॉट गिवन यू एनी एग्जाम असाइनमेंट बच्चे। बच्चे फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं है, ये सारे वीडियोस जो हैं ये अपलोडेड हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे नाम से सर्च करिए। ठीक है, आकांक्षा नाम से आप सर्च कर सकते हैं, अपना बैच नाम डालिए। ठीक है, BSc IT फर्स्ट ईयर करके डालिए, यू विल बी एबल टू फाइंड इट। ठीक है, यस रोहित। वो मैम बोलना था कि आपका वीडियोस मैंने सर्च किया था, एक वीडियो मिसिंग था आई थिंक। एक वीडियो मिसिंग था। हाँ। तो लेट मी डू वन थिंग, आई विल डू वन थिंग। ठीक है, जब ये नाउन जो है लास्ट नेक्स्ट क्लास हम लोग खत्म कर लेंगे ना, तो मैं वो वाला वीडियो अपलोड करके आपको फिर एक प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है, वैसे एक तो और ये उससे चीज आपको, बोलना था कि ये सॉरी, बीच का एक दो क्लास था ना,
तो वहाँ पे एक हम्म कुछ जैसे कि पॉइंट्स छूट गए थे मेरे। तो अगर आप 1 से हम्म लेके 20 तक का अगर वो स्लाइड अभी दिखा देते तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता। आप बिल्कुल दिखा देते हैं। जस्ट लेट मी टेक द अटेंडेंस। उसके बाद फिर आई विल शो यू जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, इफ दे वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, लेट मी जस्ट डू दिस। स्क्रॉल डाउन में करते जाती हूँ, आप लोग ये करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्लाइड है। ये आपका फर्स्ट रूल यहाँ पे है, रूल नंबर 1, 2 एंड 3। मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, अगर मिस आउट हो जाए तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यस अंशु, कोई इशू? मैम बोल रहे हैं जितना आप पढ़ाएं कम से कम उतना तो करके भेजते हैं ना पूरा पीडीएफ से। तो बच्चे मैं पीडीएफ अलग अलग कैसे करूँ? एक ही पीडीएफ में सब कुछ है ना, एक ही साथ सब कुछ है। नो मैम तो जहाँ कट तक पढ़ा, कट हो जाते हैं। नहीं क्रॉप नहीं, एक वो ऑप्शन मैं हो अलग उसमें अलग, सर सब। वो मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कट करने की जरूरत क्या है कि व्हेन आई एम सेंडिंग यू द होल पीडीएफ एट वंस, तो उसमें कट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और मैं इनफ टाइम दूंगी आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, ठीक है, कि आप आराम से इसका रिविजन कर पाए। एक, जब मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी, उसके नेक्स्ट क्लास हम लोग डाउट क्लास रखेंगे, उसमें पूरा 1 आवर आपको जो भी डाउट होगा, जिस भी टॉपिक में, जिस भी रूल में, वो सारा क्लियर आउट किया जाएगा, ठीक है। So next, this is rule number 4 and 5. 4 and 5. Next is your rule number 6. Rule number 7. दीपक बच्चे, आपका एग्जाम्पल जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर द फ्यू असाइनमेंट नहीं होगा, द फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट हो सकता है कि पूरा असाइनमेंट में से आपका कुछ क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो देर आर द फ्यू क्वेश्चन दैट वर लेफ्ट आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। दो आप पर्टिकुलर के लिए लगाते हैं, तो इस केस में आपका एग्जाम्पल इस तरीके से बनेगा कि द फ्यू क्वेश्चन दैट वर लेफ्ट फ्रॉम द असाइनमेंट आई हैव कंप्लीटेड, और I'm working on it, can you explain it to me, I am not able to solve it, इस तरह के असाइनमेंट के लिए रहेगा, ठीक है। रूल नंबर 8 and 9, 10, 11, 12, 13 and 14, 15, 16, 17, 18 and 19, and this is your rule number 20। यहाँ तक हम लोग का हो गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो वो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास, या फिर नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से ये सारे रूल्स हम लोग कवर अप कर लेंगे। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास हमारा डाउट क्लास रहेगा। तो एक ही दिन में आपका जो भी आप पढ़ेंगे वो सारा आप रिवाइज करके, ठीक है, क्योंकि पढ़ा दूंगी मैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आपका, बस आपको एक बार रीड करना है। उसके बाद जो भी नहीं समझ में आ रहा है नोट डाउन करके रखिएगा और नेक्स्ट क्लास पूछ लीजिएगा, ओके। So I have taken the attendance and this much part is over. So is there any particular doubt related to anything that I have taught you?
अभी तक जो पढ़ाया उस पे कोई डाउट है पर्टिकुलर? Okay, so since there is no doubt, so let's leave it like that and then we can discuss further in the next class. Okay.